जय हिंद। देखिए 3 जनवरी के दिन अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण करके और महज कुछ घंटों में इसके राष्ट्रपति भवन से इसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा के लेके चला गया और अभी निकोलस मादुरो अमेरिका के एक जेल में है। इनके ऊपर आरोप है कि ये वेनेजुएला के रास्ते और मैक्सिको के रास्ते वेनेजुएला होते हुए और यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई करते थे। हालांकि ये बहाना है, अमेरिका में ड्रग्स जो आता है वो मैक्सिको से आता है, न कि वेनेजुएला से आता है। ये चुपचाप एक बहाना है। और दूसरा, अमेरिका में जो ड्रग्स है ये अमेरिका के कल्चर की वजह से, वहाँ पूरा दिन भर दारू गांजा सिगरेट पी के पीते रहते हैं। वहाँ तो बेटी बाप से पूछती है, फादर डू यू हैव एनी ड्रिंक और वाइन। उसका बाप माई बैठ के शराब पी रहा है सर, तो उसमें ड्रग्स काहे नहीं पिएगा सर। तो ये तो अमेरिका का एक बहाना है। एक्चुअल में दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला का है, लेकिन इसका ऑयल जो होता है वो थोड़ा सा अशुद्धि उसमें ज़्यादा, इसलिए इसको निकालना थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अमेरिका की नज़र इस ऑयल पे है और यहाँ लिथियम का बहुत बड़ा भंडार पाया गया और सोना का बड़ा भंडार पाया गया। तो एक्चुअल अमेरिका इन भंडार पर कब्जा करना चाहता है और बहाना लगा देता है कि अमेरिका में ये ड्रग्स सप्लाई करता है, इसलिए वो इसके राष्ट्रपति को उठा के लाया गया है। और 2020 से जब लॉकडाउन चल रहा था उसी समय से अमेरिका राष्ट्रपति को उठाना चाहता था और यहाँ पर उसने एक बड़ा अच्छा गेम खेला। निकोलस मादुरो के ही सेनापति, उप सेनापति को इसने मिला लिया और उसने ऑफर दिया कि तुम्हें करोड़ों रुपए दिए जाएंगे, अमेरिका में बस जाओगे, नया पासपोर्ट, नया नाम सब दे दिया जाएगा। उसका अलग नाम दे दिया गया कार्डिनल। अब बाद में ये भी नाम को वो लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और यही वो व्यक्ति है जो हर एक जानकारी बताते गया। निकोलस मादुरो कितने बजे उठते हैं, कितने गार्ड रहते हैं, रात के समय कौन सा रास्ता होता है, हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड करेगा, स्केप रास्ता क्या है, इमरजेंसी में राष्ट्रपति किधर भागेंगे, राष्ट्रपति जिस कमरे में रहते हैं उसकी दीवारें कैसी हैं, दरवाजा कितना मोटा है, किधर खिड़की है या नहीं, A to Z लेआउट। वही ये कार्डेनियल नाम का ये बदला हुआ नाम है, उसी का उप सेनापति ने उसे अमेरिका के CIA एजेंसी को मुहैया कराया था। इस आधार पर बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी और इस प्लानिंग में लगभग 150 जहाजों ने भाग लिया। और 150 जो जहाज है, एयरक्राफ्ट है, अलग अलग टाइप के जहाज है और अलग अलग शहर से उड़ान भरे हैं और सब के सब वेनेजुएला पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पहुंचने का टाइमिंग एक है, भले उड़ने का टाइम कुछ भी हो, इनके पहुंचने का टाइम एक है। वेनेजुएला को ये लोग संभलने का मौका नहीं दिए और समझते हैं कौन कौन सा इसमें यूज हुआ है। तो जो सबसे पहले वेनेजुएला में एंट्री मारा था, RQ सेंटेलियन नामक ड्रोन एंट्री मारा था। ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और ये स्टिल्ट ड्रोन है। इसे इतनी बेहतरीन फोटो लेता है, हर जगह की पूरी प्रॉपर फोटो ले लिया। स्टिल्ट है तो ये पकड़ में भी नहीं आया। अब इसके बाद अगला नंबर आता है F-35 का। F-35 रडार में नहीं दिखता है दुश्मन के और इसी का फायदा उठा के वो वेनेजुएला का अंदर प्रवेश कर गया। और जब ये वेनेजुएला में प्रवेश किया, अलग अलग जहाजों से, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरा है, कोई प्यूर्टो रिको के सैन्य अड्डा से भरा है, कोई यहाँ से अलग अलग जगहों से भरा है। तो इसे वेनेजुएला देख नहीं पाई क्योंकि ये स्टिल्थ रडार है। और ये क्या किया, वेनेजुएला के रडार पे फेक सिग्नल भेजना चालू किया। तो वेनेजुएला के रडार कंफ्यूज हो गए कि अचानक से इतने जहाज कैसे आ गए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का तरीका है। अब इसके पीछे चला गया ग्राउलर। ग्राउलर जहाज जो है ये बहुत खतरनाक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के काम में आता है। ग्राउलर जहाज की खासियत क्या है, ये फेक सिग्नल रडार पे भेज दिया। जब से फेक सिग्नल रडार पे भेजा तो जो वेनेजुएला के रडार थे वो काम उतना अच्छा से नहीं करने लगे। अब यहाँ वेनेजुएला ने एक गलती कर दिया, उसने इन रडार की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी देखने के लिए कि कौन क्या प्रॉब्लम आ गया। हाई पावर फ्रीक्वेंसी दिया और जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया गया तो वो तुरंत ये यही चाह रहा था ग्राउलर जहाज, इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, वो हाई फ्रीक्वेंसी को देखकर AGM मिसाइल मार देगा। और ये AGM मिसाइल जो होती है रडार किलर मिसाइल कहा जाता है। जहां से हाई फ्रीक्वेंसी आती है वहीं चली जाती है। 9 सेकंड के अंदर 12 रडार उड़ा दिया। वेनेजुएला का आसमान अंधा हो गया। अब पूरा मैदान खाली था। ये रडार YJ रडार थे जो चाइना से आए थे। अब वेनेजुएला के ऊपर कोई जहाज जाएगी, वेनेजुएला को कुछ पता चलने वाला नहीं है। अब यहां अमेरिका से उड़ान भर के इसके ऊपर पहुंच जाता है B-52। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी बम गिराया था। इसमें 8 इंजन लगे होते हैं और ये कारपेट बम्बिंग की तरह होता है। तो जो उसका जहां से ये डर था कि वेनेजुएला यहां से अटैक कर सकता है, वहां इतना हैवीली बम्बार्डमेंट कर दिया कि पूरी वेनेजुएला में जो उसकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वहां अफरा तफरी मच गया। अब वेनेजुएला के आंतरिक भाग पर हमला भी करना जरूरी था जहां से रेजिलियंस आ सकता था। उसके लिए B-1 लेंसर का यूज हुआ। ये लेंसर जहाज जो होती है ये बड़ा, इसका बनावट ऐसा है
कि ये जब दुश्मन के एरिया में घुसता है तो फट से चला जाता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जब ये इसे तेज उड़ना रहता है तो अपने विंग्स को ये हल्का मोड़ लेता है और तेज उड़ जाता है। लेकिन जब इसे बम गिराना होता है तो विंग्स को खोल लेता है, क्योंकि जब जितना चौड़ा विंग्स रहेगा धीमा उड़ना आसानी होगा। तो B-52 पहले पूरा बम गिरा दिया, उसके बाद ये विंग्स मोड़ के तेजी से वेनेजुएला के अंदर प्रवेश किया, और अंदर प्रवेश करने के बाद ये अपने विंग्स को फैला दिया और धीरे धीरे उड़ते हुए टारगेट के ऊपर बम्बार्डमेंट करना चालू कर दिया। इसके पीछे अब आते हैं असली जो इसमें कमांडो भाग लिए थे, डेल्टा फोर्स वाले। डेल्टा फोर्स जिस हेलीकॉप्टर से सबसे पहले एंट्री करते हैं वो हेलीकॉप्टर का नाम है नाइट स्टॉलर। नाइट स्टॉकर जो जहाज होते हैं, इनमें आगे एक गनर बैठा होता है जो आगे से आ रहे दुश्मन को मारता है, 2 कमांडो इस साइड से, 2 कमांडो इस साइड से, यानी हर डायरेक्शन से कमांडो इस पे बैठे रहते हैं। अब कहीं से भी अगर कोई दुश्मन का स्नाइपर खड़ा है, कहीं कमांडो है, कहीं मिलिट्री है, उसको ये लोग अंधाधुन मारते हुए आगे बढ़ गए। ये नाइट स्टॉकर के पीछे आता है सी हॉक। सी हॉक की खासियत क्या है, इसके आगे गनमैन बैठे होते हैं, वो अगर कोई बचा हुआ है उसको मार देंगे, और पीछे इनके खाली जगह होता है जहां पे ये कमांडो ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये हमला भी करेगा और ड्रॉप भी कर देगा, ये दोनों का काम कर देगा। तो आगे नाइट स्टॉकर गया, पूरा साफ कर दिया, जो बचे हुए उसे सी हॉक साफ कर दिया। अब उसके पीछे आते हैं चिनूक हमला करने के लिए नहीं आया था, इसमें ज्यादा से ज्यादा सैनिक बैठ जाते हैं, ये गया था ड्रॉप करने के लिए। इसमें बीच से भी कोई सैनिक निकल सकता है और साइड से भी। और अगर मादुरो अगर मान के चलिए लेट जाते या कहते कि हम नहीं जाएंगे, या उन्हें चोट लग जाता, कंटेनर में टांग के ले जाता सब, लेकिन उनको लेके जरूर जाता सब। अब तक आधे कमांडो वेनेजुएला के अंदर प्रवेश कर गए थे। इधर नौसेना बेस से वेनेजुएला की ओर और कमांडो की सप्लाई करने के लिए फास्ट हेलीकॉप्टर ऑस्प्रे का यूज किया गया। यह हेलीकॉप्टर और जहाज का मिश्रण है। जब ये उड़ान भरता है तो इसके विंग्स ऊपर होते हैं, और जब हाइट ले लेता है तो धीरे धीरे इसके विंग्स जो होता है आगे आना चालू करते हैं। इसके विंग्स ये फोल्ड होकर आगे आना चालू करते हैं, और धीरे धीरे ये आगे चले आते हैं, और ये उड़ता फिरता विमान हो जाता है। तो ये उड़ता हेलीकॉप्टर की तरह आ जाता है। तो जो बैकअप में जो आधे कमांडो थे उन्हें फास्ट लेके अंदर आए सब, ताकि वेनेजुएला पे ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई किया जा सके। और वेनेजुएला का और कोई रडार काम तो नहीं कर रहा है, कहीं इससे कहीं पड़ोस से कोई मदद तो नहीं मिल रही है। तो अमेरिका के जो जहाज अंदर गए थे उन्हें भी रास्ता दिखाने के लिए कोई रडार होना चाहिए कि नहीं चाहिए, आखिर वो कहां से रास्ता देखेंगे। तो उनको लिए उड़ता फिरता रडार भेजा गया जिसकी क्षमता 400 किलोमीटर थी। इसे हम लोग हॉक आई बोलते हैं। हॉक आई ये USS जिराल्ड R4 पर ये खड़ा था। यहां से उड़ान भर के ये वेनेजुएला के ऊपर उड़ने लगा, और ये वेनेजुएला के ऊपर उड़ते हुए उड़ता फिरता ये कमांड सेंटर हो गया, सारे जहाजों को कोऑर्डिनेट करने लगा। और वेनेजुएला के ऊपर ये 3 रडार ऑटोमेटिक अमेरिका उड़ता चलता फिरता रडार ले आके रख दिया। और जिराल्ड R4 कैरेबियन सागर में अपना लंगर डाले हुआ था, ताकि कोई दुश्मन का जहाज या कोई चाइना या रसिया कोई बैक सपोर्ट इसे न दे दे। यदि वेनेजुएला की नेवी अगर हरकत में आती है, तो वेनेजुएला अगर पनडुब्बियों को पानी में रखता है, तो पनडुब्बी बड़े खतरनाक होते हैं, इन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है। तो पनडुब्बियों को मारने के लिए अमेरिका के पास बोइंग का बनाया हुआ P-8I पोसाइडन जहाज है। ये जहाज में देखिएगा एक भी खिड़की वगैरह नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं नीचे की ओर, और इसके अंदर पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। अगर कोई भी पनडुब्बी देख लेगा तो ये ऊपर से ही मिसाइल गिरा देगा। पानी के अंदर चलने वाली मिसाइलों को टारपीडो कहते हैं। ये वेनेजुएला के नौसेना को ध्वस्त करने के लिए इसे लगाया गया था। ये भी ऊपर से कमांड कर रहा था, एक और सी हॉक कर रहा था, हॉकाई, और ऊपर से ये अपना पोसाइडन जहाज उसकी निगरानी कर रहा था। और वेनेजुएला के सामने पूरी की पूरी अमेरिका ने नौसेना का बेड़ा खड़ा कर दिया था। ये फुल फ्लेजेड वार के लिए रेडी थे कि अगर वेनेजुएला की ओर से कोई एक्शन लिया जाता है तो यहाँ जितने जहाज हैं रेडी टू मूव है, सब में कॉकपिट में पायलट बैठे हुए हैं, सब उसकी नेवी खड़ी हुई है, पीछे उसके प्यूर्टो रिको, फ्लोरिडा और अन्य एयरबेस पे पूरी की पूरी मिलिट्री तैनात थी। हर जहाज में कॉकपिट में जहाज में पायलट रेडी थे कि अगर वेनेजुएला की ओर से कोई अटैक आता है तो इतना तेजी से ये हमला करेंगे कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट खत्म हो जाएगी वेनेजुएला को ये लोग संभलने का मौका नहीं देते। और जब ये पूरी की पूरी अंदर प्रवेश कर गए सब, तब असली खेल चालू होता है। पूरे वेनेजुएला को आइसोलेट कर दिया जाता है और वेनेजुएला पे होता है अब साइबर अटैक। साइबर अटैक जब होता है तो वेनेजुएला में जो पावर सप्लाई की जाती है और जो पावर ग्रिड होती है, इसमें भी तो कंप्यूटर लगा है, और वो कंप्यूटर या तो माइक्रोसॉफ्ट का होगा या तो मैकबुक का होगा। उस कंप्यूटर पे अपडेट के नाम पे पहले ही एक मॉलवेयर भेज दिया गया था, वायरस भेज दिया गया था, जो एक्टिवेट करके पूरी लाइट सिस्टम को ही, मेन पावर को ही सप्लाई काट देता है, पावर ग्रिड से ही काट देता है। अब ये लोग कंप्यूटर से ऑन करते रहते हैं, कंप्यूटर में ऑन नहीं होता है, कंप्यूटर ही ऑन नहीं होता है। और चलाओ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और
लैपटॉप ये लोग का बार बार समझाते हैं कि अपना सॉफ्ट अपना जब तक नहीं होगा तब तक दिक्कत होगा। पूरी शहर में, पूरे देश में ब्लैकआउट हो जाता है, पूरा शहर अंधेरा छा जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है क्या होता है। उसके गूगल सेटेलाइट काम करना छोड़ देते हैं, जीपीएस काम करना, वेनेजुएला, अमेरिका का ही जीपीएस वेनेजुएला का जीपीएस काम करना बंद कर देता है। जो भी कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल थे उसका डाटा पहले ही ले लिया गया था। उसके कमांड एंड कंप्यूटर सिस्टम हैंग होने लगते हैं, काम नहीं करता है। अचानक से वेनेजुएला के ऊपर एक भी जहाज का पूरा रडार खाली कर दिया जाता है। ये इतना उसका साइबर कमांड फोर्स इतना एक्टिव था अमेरिका का। जब वेनेजुएला चारों ओर से घिर जाता है तब खेल असली शुरू होता है। चिनूक हेलीकॉप्टर से आए कमांडो बिल्डिंग के छत पर उतरते हैं और इन्हें पता रहता है कि मादुरो जिस मकान में रहेंगे, जिस रूम में रहेंगे, उस पर स्टील की मोटी दीवारें होंगी और उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए ये अपने साथ थर्मल लेंस और ब्लू टॉर्च लेके जाते हैं। ये कितनी भी मोटी स्टील की परत क्यों न हो उसे काट के गिरा देते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, इनके पास तो हथियार है काट के गिरा देने के लिए, किस कमरे में मादुरो है ये कैसे पता चलेगा? कमरा तो बंद रहेगा अंदर से। इसके लिए पूरी बिल्डिंग में मादुरो कहां है, इसके लिए इन्होंने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार रखा था, वॉल पेनिट्रेटिंग रडार। इस रडार से हम अगर रखते हैं तो उसके अंदर क्या चीज है दिख जाता है। ये तो नॉर्मल भी चीज यूज होती है, जैसे ट्रक में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है तो पूरा खोल के पहले यूज होता था, अब तो रडार से ही ऐसे देख लिया जाता है। लेकिन ये उससे हाई पावर होता है और अंदर ये इंफ्रारेड सिग्नल और हीट सिग्नेचर भेज के भी पता कर लेता है कि इस वॉल के अंदर कितने लोग हैं। और जैसे ही वॉल के अंदर देखा गया कि 2 लोग हैं और कद काठी से पता चल गया कि तो तुरंत दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए और अमेरिकी कमांडो, डेल्टा फोर्स के कमांडो इन्हें उठाकर और यहां से वेनेजुएला से उठाकर और अपने हेलीकॉप्टर में लेकर, और यहीं अमेरिकी नौसेना का जहाज खड़ा था यूएसएस इवो जीमा, और इसी के ऊपर लैंड किया गया और यहीं से ये फोटो रिलीज की गई थी और पूरी दुनिया को बताया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप करके ले आ जा चुका है और अब वो अमेरिकी नौसेना के एक जहाज पे है। यहां से इन्हें प्यूर्टो रिको के भेजा गया हेलीकॉप्टर